से रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप के लिए आए, दीप जलाने के लिए। देख रहे हैं इसके बाद दीप के बाद एक बार फिर बाबूजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री मदन दुबे जी को माला पहना के उनका स्वागत करें। और बुके से उनका स्वागत करें। सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माला पहना के मदन दुबे जी का स्वागत करें। रमेश भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री मोहम्मद अब्दुल बहा अंसारी हमारे मदन दुबे जी के बारे में विस्तृत रूप से परिचय सुनाएं। थैंक यू। आप बचपन से ही अनेक विचारवंत एवं इतिहासकारों के सानिध्य में पले बढ़े। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के साथ आपने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया और अपने क्रांति गीतों से देश को जागृत किया। आप 12 वर्ष की उम्र से स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय हैं। आप एक योग चिकित्सक हैं। आपने स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च सेंटर बेंगलोर से पद्मश्री HR नागेंद्र के सानिध्य में योग का शिक्षण लिया है। आप एक प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं। आपको भोजन चिकित्सा के महर्षि वाग्भट जी के द्वारा रचित 7000 सूत्रों पर राजीव दीक्षित जी के साथ मिलकर संशोधन किया और आप इन सब सूत्रों को अपने संगीत से जोड़कर लोगों को समझाते हैं और लोगों को निरोगी बनाते हैं। आपने महर्षि वाग्भट जी द्वारा रचित अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम के संस्कृत सूत्रों को बहुत ही सहज भाषा में दोहों के स्वरूप में लिखकर जन सामान्यों तक स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा पहुंचाने का काम आपने किया है। आपको 1998 में करुणाभिनंदन, 2012 में स्वर संगीत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप मुंबई विद्यापीठ में देश के समाप्त होने वाली लोक कलाओं को बचाने के लिए प्राध्यापक के पद पर हैं और मास्टर लेवल के विद्यार्थियों को लोक कलाएं पढ़ाते हैं। आप राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। आपको फिर से एक शक्तिशाली भारत को फिर से एक शक्तिशाली, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, निरोगी राष्ट्र बनाने का आपने बीड़ा उठाया है। आपने हजारों मरीजों को मुफ्त में बिना पैसे लिए गंभीर बीमारियों से ठीक किया है। तो आइए मदन भाई से सुनते हैं स्वास्थ्य कथा जोरदार तालियों के साथ। मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ गुप्ता परिवार का और डायमंड
ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आपसे इतने गंभीर विषय पर बात करने के लिए बुलाया। और मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि इतनी ठंड में, कड़कड़ाती हुई 8 डिग्री की ठंड में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे लिए ये ठंड नहीं है, क्योंकि मुंबई से जब मैं निकला सुबह फ्लाइट में, तो कल का जो हमारा टेम्परेचर था वो 25 था, और 25 से डायरेक्ट यहाँ पर आकर 8 डिग्री में उतरना, उतरते ही जैसे फ्लाइट से मैं उतरा तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पानी निकल रहा था, और मुंह से भाप निकल रही थी, नाक से भी भाप निकल रही थी। इतनी ठंड है, इतनी ठंड में भी आज के रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, आप सब लोग यहाँ पर ऐसे गंभीर विषय को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप तो जोरदार तालियां बजाकर कमल जी का धन्यवाद कीजिए कि आप लोग पूरा उन्होंने पूरा काम रोक कर इतने बड़े इंडस्ट्री का, और कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, और सब लोग यहाँ पर स्टाफ उपस्थित है, तो ये बहुत बड़ी बात है एक इंडस्ट्री के लिए। और मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं इंडस्ट्री में जो अपने स्टाफ के लिए इतना गंभीरता से उनके हेल्थ के लिए सोचते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा जा सकता था, ऑर्केस्ट्रेशन या डीजे, आप लोग बहुत खुश होते, मगर आपके स्वास्थ्य की इतनी चिंता उनको है कि उन्होंने मुझे कई दिनों से वो फॉलोअप ले रहे थे कि मदन भाई आप जब दिल्ली आए तो ज़रूर हमारे स्टाफ के लिए, कि वो कभी बीमार ना पड़े, इसके लिए आप ज़रूर लेक्चर करें। तो आज का दिन निकला और तय हुआ कि मैं आऊँगा। आज जो है हम 3 स्टेज में बात करने वाले हैं। 3 स्टेजेस क्या होंगी कि पहली जो बात मैं करूंगा आपसे कि आप कभी बीमार ही न पड़े। आपने सर्कुलर पढ़ा होगा, उस सर्कुलर में है कि अपने चिकित्सक स्वयं बने। डॉक्टर नहीं लिखा है, चिकित्सक। तो चिकित्सक अपने खुद कैसे बन जाएंगे, तो आप कभी बीमार ही न पड़े, इसके ऊपर बात होगी। दूसरे स्टेप में आफ्टर लंच, मतलब भोजन के पश्चात, भोजन भी आपको जो है आज एकदम नेचुरोपैथी वाला मिलने वाला है। उसके बाद में जो बात होगी वो होगी कि सर से लेकर पांव तक की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं और उनको आप कैसे अपने आप से ठीक कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में आपसे बात होगी आपके प्रश्नों और उत्तरों की, कि आपको क्या क्या तकलीफें हैं, आपके घर में किन किन लोगों को क्या तकलीफें हैं, उन तकलीफों को के क्या क्या दवाइयाँ हैं, क्या क्या नियम है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रश्न ना पड़े, मेरे भाषण से ही आप सारी चीज़ें समझ जाएं, मगर फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाए। और अगर नहीं पूछ सकते यहाँ पर तो आपको मैं मेरा नंबर देकर जाऊँगा। 24 आवर्स आई एम ऑन ड्यूटी, 24 घंटे मेरा फ़ोन शुरू रहता है। कहीं नेटवर्क ना हो तो बात अलग है, कई कार्यक्रमों में मैं होता हूँ तो उन कार्यक्रमों में मुझे स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है फ़ोन, बस उतना ही। ऐसे इस कार्यक्रम से हम लोग शुरुआत करेंगे। बाबूजी यहाँ पर उपस्थित हैं। बाबूजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने वो फरीदाबाद से इतनी ट्रैवल करके इस उम्र में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका जोश देखकर हम सब नौजवानों को भी जोश आता है। उनकी जर्नी, उन्होंने जो मेहनत की, उसकी बात मैं कई बार कमल जी से सुनता रहा, तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे देश में अगर हो तो भारत का एक नक्शा बदल सकता है जो ऑनेस्टी से काम करते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। ये जो बात है, मेरा परिचय तो आपको करवा ही दिया था। आज जो है जो लेक्चर है या जो भाषण है वो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है अष्टांग हृदय के ऊपर। आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में 120 से 125 पैथियां चलती हैं। पैथियां मतलब अलग अलग प्रकार से आपको ठीक करने की पद्धतियां, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की पद्धतियां। ये सिलसिला शुरू हुआ 2003 में। 2003 के पहले हम सब लोग जो है
इंडिया से भारत की ओर की मुहिम में लगे हुए थे। इंडिया से भारत की ओर मुहिम क्या है कि अभी हम सब लोग रह रहे हैं वो इंडिया में है और हमको भारत में फिर से वापस जाना है। आप बोलेंगे मदन भाई आप क्या बात कर रहे हैं, इंडिया भी इंडिया है, भारत है और भारत ही इंडिया है। मगर हम थोड़ा सा अलग सोचते हैं। अंग्रेजों ने कुछ डेफिनेशंस बनाई, परिभाषाएं बनाई और उन परिभाषाओं को हमारे ऊपर थोप दिया। इंडिया एक ऐसा शब्द जो अंग्रेजों ने बनाया, द पीपल हु आर लिविंग विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड द पीपल हु आर क्रिमिनल विथ माइंड। डेफिनेशन लिख दी, एक परिभाषा लिख दी कि द पीपल हु आर क्रिमिनल विथ माइंड एंड पीपल हु आर लिविंग विथ द ट्रेडिशनल वैल्यूज दे आर इंडियन। अब आप सोचो कि कोई ऐसा आपराधिक व्यक्ति और जो अपने परंपराओं से जीता है उसको कोई इंडियन कहे तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। मगर भारत एक ऐसा शब्द जो संस्कृत से निकला, भा मतलब ज्ञान और रत मतलब लगा हुआ, ज्ञान में लगा हुआ देश मतलब भारत, और इंडिया मतलब इडियट पीपल्स हु आर लिविंग विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड हु आर क्रिमिनल विथ माइंड। ये अंग्रेजों की डेफिनेशन थी। तो हम 1983 से इस आंदोलन को चलाते हैं। स्वदेशी का ये आंदोलन है। स्वदेशी का आंदोलन जो राजीव दीक्षित जी ने शुरू किया, राजीव दीक्षित मेरे प्रेरणा स्थान रहे, एक ऐसे साइंटिस्ट जो भी हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत हो गया। तो ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश में सब कुछ छोड़कर घूमते रहे, स्वामी विवेकानंद जी के बाद, महात्मा गांधी के बाद में अगर पूरे भारत में अगर कोई स्वदेशी के मंत्र को लेकर और स्वदेशी की बात को लेकर अगर कोई घुमा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ राजीव दीक्षित। अब्दुल कलाम जी के साथ उन्होंने काम किया, उनके टीम में वो थे। तो ऐसे राजीव दीक्षित जी के साथ में मुझे 12 वर्ष की उम्र से काम करने का और उनके साथ में संशोधन करने का मौका मिला और मैं उनके साथ में पूरे भारत में घूमा। मैंने कई बड़े बड़े इतिहासकारों को बहुत पास से सुना, बहुत देखा और भारत को समझने की कोशिश की। हम सब लोग इन व्यवस्थाओं को, जो अंग्रेजों की व्यवस्था चल रही है इस देश में, उसका स्वदेशीकरण करना चाहते हैं। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो अंग्रेजों की दी हुई चल रही है? ऐसी जितनी भी व्यवस्थाएं आप सुनते हैं वो सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों की ही दी हुई और अंग्रेजों की दिए हुए नियमों की चल रही है। तो ये चाहे वो आप कपड़े पहन रहे हो तो भी अंग्रेजों की देन, अंग्रेजी में बात कर रहे हो तो अंग्रेजों की देन, मैकडॉनल्ड के पिज्जा बर्गर खा रहे हो ये सब अंग्रेजों की देन, नूडल्स खा रहे हो सब अंग्रेजों की देन, आप जो शिक्षण ले रहे हो लॉर्ड मैकॉले की देन, आप जिस सिविल सिस्टम में जी रहे हैं वो सब अंग्रेजों की देन। तो जितना भी अंग्रेजों की सिस्टम थी वो सब अंग्रेजों की सिस्टम को हम लोग फिर से भारत की सिस्टम में बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब भारत सोने की चिड़िया था तो अंग्रेजों जैसे कई लुटेरे इस देश में आए और उन्होंने इस देश को लूट कर वो लेकर गए और इंडिया में तब्दील कर दिया। तो जब लुटेरे नहीं आते थे तब भारत सोने की चिड़िया था, और जब लुटेरे आने लगे उसके बाद में इंडिया बन गया। तो इंडिया से फिर से भारत की ओर ले जाने की ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, और उसी में एक व्यवस्था है, वो है स्वास्थ्य व्यवस्था। तो दुनिया में जो 120-125 व्यवस्थाएं चलती है वो सारी व्यवस्थाएं आपको कहती है कि आप पहले बीमार पड़ो तो हम आपको ठीक करेंगे। कंडीशन क्या है? बीमार पड़ने की। तो 2003 तक हम लोग जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए और विदेशी कंपनियों के बारे में हम लोग लोगों को जागरूक करते रहे, और 2003 में पता चला कि इस पूरी दुनिया में 3 से 4 ऐसे व्यापार है जिससे सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। सबसे पहला व्यापार है एक दूसरे देशों को लड़ाओ और उनको अस्त्र शस्त्र मिसाइल बेचो और तुरंत पैसा कमाओ, जैसे अमेरिका करता है। वो कभी युद्ध नहीं लड़ता मगर वो एक दूसरे को लड़ाकर अपने अस्त्र शस्त्र बेचता है और उससे पैसे कमाता है। दूसरा व्यापार है ड्रग्स। ड्रग्स मतलब कि दवाइयां बेचना, सबसे बड़ा व्यापार। दुनिया के लोगों को बीमार करो, ऐसे ऐसे वायरल्स डालो, ऐसे ऐसे
विषाणु उनके पास भेजो, उनके शरीर में डालो किसी न किसी माध्यम से, और उनको ठीक करने के लिए फिर दवाइयाँ बनाओ और उनको बेचो, उसके फार्मूलेज की कॉपीराइट अपने पास में ले लो। ये दूसरा व्यापार। तीसरा व्यापार है कॉस्मेटिक्स का। चेहरे खराब करो, त्वचाएं खराब करो और फिर उनको कॉस्मेटिक्स दो। चौथा व्यापार है इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर ऑटोमोबाइल और ये सब आते हैं। तो पता चला कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इस देश से पैसा लेकर जाती है उसमें तो सबसे ज्यादा जो भाग है, वांश है, वो तो दवाइयां बेचकर पैसे कमाकर ले जाने का है। एली लिली, सिबा गायकी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों की अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो 35,000% ले जाती है। 35% नहीं, 35,000%। इतना परसेंटेज देश के बाहर आपको बीमार करके वही दवाइयां बेच कर इस देश से ले जाया जा रहा है। तो हमने सोचा कि इतने प्रगत देश हो गया, इतना विज्ञान हमारे देश में आ गया, इतना साइंटिफिकली हम लोग प्रगत हो गए, मगर इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आ गए, फॉरेन रिटर्न्स आ गए, इतने बड़े बड़े दवाखाने खुल गए, हॉस्पिटल्स खुल गए, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हम लोग लेकर आ गए भारत में, फिर भी 100 करोड़ लोग बीमार क्यों हैं? 130 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या में अगर 100 करोड़ लोग बीमार हैं अलग अलग बीमारियों से, तो इस देश को स्वास्थ्य कौन दे रहा है? कौन सी ऐसी सरकार स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रही है? इसके ऊपर हम लोगों ने सोचना शुरू किया और काम करना शुरू किया। तो पता चला कि सरकार की बदौलत या देश में जो भी लोग स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं उनकी बदौलत कभी किसी को अच्छा स्वास्थ्य मिल नहीं सकता। अगर मिलता तो पिछले 69 सालों में इस देश में इतने बीमार लोग नहीं होते। तो 2003 में हम दुनिया भर के बड़े बड़े वैद्यों से, बड़े बड़े अलग अलग पैथियों के डॉक्टरों से मिले जो उनकी चिकित्साओं में वो लोग, उनको महारत हासिल था। कई जगह जगह इंटीरियर में गए हम लोग, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में गए जहाँ पर ये लोग काम करते थे। उनसे हमने बात की कि देखो ये डेटा हमारे पास में है और ये भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा है। हमने निकाला, प्रश्न किए भारत सरकार से 2003 में और उनको पूछा कि आप इतना लोन मांग रहे हैं विदेशी देशों से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, जापान से, तो ये क्यों मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम 2014 तक भारत के सभी लोगों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं और वो न्यूज हमारे हाथ में लग गई। तो हमने उनसे प्रश्न किए कुछ कि आप अगर इनको स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो बताइए कि पहले बीमार लोग कितने हैं, इन बीमारों को ठीक करने के लिए डॉक्टर कितने हैं और कैसे ठीक करेंगे। ये सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उनके पास में कुछ नहीं था। फिर उन्होंने बड़े उनके पीछे लगने के बाद में, परेशान करने के बाद में, उन्होंने कुछ 800 पेजेस के हमको प्रश्न के उत्तर भेजे और इन प्रश्नों के उत्तरों के 800 पेजेस में उसके उत्तर थे, उसका आंसर था। और वो जब हमने देखा तो हम परेशान हो गए कि इतने लोग इस देश में बीमार और उसके लिए भी विदेशों से कर्ज लेना पड़ेगा और 2014 तक अगर वो ठीक होंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने ये तय कर लिया कि अब हम हमारे बेस पर हम ही कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि लोग बीमार ही न पड़े। तो सबसे पहले हमने वो सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर किए। हम कई वैद्यों से मिले, कई उसके सारे पैथियों की महारतों से मिले, डॉक्टरों से, चिकित्सकों से मिले, उनको ये डेटा दिखाया कि ये भारत सरकार का डेटा है, इतने लोग बीमार हैं, आप इसके ऊपर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो हमारी पैथी तो यही कहती है कि आप पहले बीमार पड़ो तो हम दवाई देंगे। जब ये रिसर्च करते करते, संशोधन करते करते हम पहुंचे आयुर्वेदा तक, तो आयुर्वेद में ऐसे कुछ वैद्य हमको मिले कि जिन्होंने कहा कि देखो मदन भाई, हमारे पास में ये 150 साल पुराना डेटा है। जैसे जन्म कुंडली होती है ना, कि आपके गोत्र होते हैं, आपके पूरे परिवार का पंडितों के पास में लिखा होता था कि ये आपके दादाजी ये करते थे, परदादा ये करते थे, उनका ये काम था, ऐसी पूरी चौपड़ी थी। तो वैसे ही हेल्थ की चौपड़ी जो है इन आयुर्वेद के वैद्यों के पास में थी। तो उन्होंने वो दिखाई। उन्होंने कहा कि देखो 150 साल पहले कितने % लोग बीमार थे? सिर्फ 10% लोग जनसंख्या। आज की जनसंख्या के 85% लोग बीमार हैं, उस वक्त सिर्फ 10% थे।
फिर और पीछे गए 200 साल, 300 साल, 400 साल, तो उसके आंकड़े और भी कम होते गए। कोई 2% है, 1%, 0.5% लोग बीमार हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? ये आंकड़ा कैसे 85% तक पहुंच गया? तो उन्होंने कहा कि उस वक्त सब लोग अपने चिकित्सक स्वयं थे। तो हमको और आश्चर्य हुआ कि क्या ये पॉसिबल है कि भारत में आज की दौड़ धूप की शैली में, दौड़ धूप के जीवन में सब लोग अपने चिकित्सक बन जाए? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सच में मैं डॉक्टर बन सकता हूं? आज मदन भाई के एक लेक्चर के बाद में क्या मैं सच में डॉक्टर बन जाऊंगा? तो मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली भारत की, जिसको आयुर्वेद कहते हैं हम लोग, इसका इतिहास मैं आपको बताऊं तो चक्रवर्ती दिलीप राजा, रामवंश के जितने भी राजा हैं उनमें सब में ये मिलता है। आपने रामायण सुना होगा या देखा होगा टीवी सीरियल में, या किसी से कभी समझने की कोशिश की होगी, तो लक्ष्मण जी को मूर्छना आ गई। आज के दिन में उसको कोमा कहते हैं, कोमा में चले गए, बाण लगा, और वैद्य सुषेण को बुलाया गया। वैद्य सुषेण ने कहा कि जाओ यहां पर एक ऐसी वनस्पति है, उस वनस्पति को लेकर आओ और उस संजीवनी बूटी को लेकर आओ, ये इसको मैं जीवित कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। और फिर हनुमान जी गए, उनको समझ में नहीं आया कि इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, इसमें एक जैसी दिखने वाली भी है, पूरे पर्वतों पर जड़ी बूटियां ही थी और बाकी कुछ नहीं था। आज के जितने भी अंग्रेजों के दिए हुए वृक्ष है जो हम लोगों ने लगा दिए हैं, वो कोई वृक्ष उस वक्त नहीं था। तो उन्होंने देखा कि इतनी जड़ी बूटियां, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ले जाओ? तो उन्होंने पूरा वो पर्वत का टुकड़ा उठाकर लेकर आए। ये कहानी आप समझते हैं। इस सत्य कथा के बाद में उन्होंने उस संजीवनी को देकर ठीक किया। ये तो रामायण की बात है, हजारों साल पहले। मगर इसके भी पहले उनके जो दिलीप चक्रवर्ती राजा हुए, उनके वक्त में भी वैद्यों के प्रमाण मिलते हैं, हमारे ग्रंथों में वैद्यों के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कि भारत जो है पूरी दुनिया को दवाइयां देने वाला, औषधि देने वाला और ठीक करने वाला देश था। आपको मैं बताऊं कि सोने की चिड़िया जिस भारत को कहा जाता था, वो सोना आया कहां से? तो जब रामायण खत्म हुआ, महाभारत खत्म हुआ और पूरी सत्ता जो है संतों के हाथ में आई, उन्होंने कहा कि अब अगर इस देश को बचाना है तो हमको कुछ नियमों वली में इस देश को डालना होगा, इसकी इकोनॉमिक सिस्टम को बनाना होगा। और उन्होंने पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को बनाया। उन्होंने बताया कि देखो, हम लोग घूमे हैं पूरी दुनिया में, वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत रहा है, पूरी दुनिया को परिवार मानने वाला वो भारत रहा है और भारत ही रहा है। उन्होंने कहा कि देखो, आप तो मलमल के कपड़े, मखमल के कपड़े पहन रहे हो, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहे हो, और पूरी दुनिया में अलग अलग यूरोप के देश और पूरे देश के अलग अलग देश अभी भी बर्बरता से जी रहे हैं। कपड़े पहनने के लिए नहीं है, जानवरों के चमड़े लपेट कर घूम रहे हैं, पत्ते लपेट कर घूम रहे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप नाव से जाओ, उनके साथ व्यापार करो। ये मलमल के कपड़े, मखमल के कपड़े एक डिब्बी में 17 मीटर का थान एक माचिस की डिब्बी में चला जाए, इतना पतला कपड़ा बनाकर भी हम लोग ले जाते थे और उनको देते थे, और उनसे ये सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब उनके राजाओं से हम लोग लेकर आते थे। और फिर धर्म के कामों में, और अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि 3000 सोने के मंदिर इस देश में थे। आज कितने? सिर्फ 3। तिरुपति बालाजी का, पद्मनाभम स्वामी का, शिरडी के साईं बाबा का, और भी एक होगा तो 4 मान लेते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं। तो ये बाकी के गए कहां? ये सब अंग्रेज लेकर गए। तो पता चला कि जो इनको हमको देना है, तो ये हम लोग दवाई दे। पूरे दुनिया में कबीले आपस में लड़ते थे, आपस में लड़ते थे तो उनको जख्म भी होते थे। पूरे यूरोप में कहीं पर भी कोई जड़ी बूटियां मिलती नहीं थी, क्योंकि बर्फ से ही आच्छादित, सूरज उगता नहीं था। 2 महीने सूरज उगता है, 10 महीने नहीं उगता। 16